आपने फिल्मी पर्दे से लेकर टीवी सीरियल और ओटीटी की सीरीज तक क्राइम की रोंगटे खड़े करने वाली कई कहानियां देखी होंगी। लेकिन पानीपत कोर्ट ने दर्दनाक क्राइम के एक ऐसे मामले में दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जिसकी हकीकत सुनकर अच्छे अच्छे क्राइम सीरियल की कहानी फेल हो जाएगी। इस अपराध की सूत्रधार एक युवती थी, जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक ऐसे क्राइम को अंजाम दिया कि जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता है। यकीन मानिए, जब आप इस क्राइम की असली कहानी सुनेंगे तो बड़े से बड़ा क्राइम शो भी आपको फीका लगेगा। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। हरियाणा के पानीपत जिले के थाना नगर स्थित मोहल्ला आजाद नगर की 20 वर्षीय सिमरन दुबे एक प्रतिभाशाली और समर्पित छात्रा थी। वह आर्य डिग्री कॉलेज में बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा थी और पढ़ाई के साथ साथ समाज सेवा में भी गहरी रुचि रखती थी। सिमरन राष्ट्रीय सेवा योजना नेशनल सर्विस स्कीम की सक्रिय सदस्य थी, जो युवा विद्यार्थियों को समाज सेवा से जोड़ने का कार्य करती है। इस योजना के तहत कॉलेज की ओर से विशेष शिविरों का आयोजन किया जाता था, जिसमें सदस्य समाज हित में कार्य करते थे। उनकी मेहनत और लगन को देखते हुए कॉलेज द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया जाता था। सिमरन अपने समर्पण और सेवा भावना के कारण एक प्रेरणा बन रही थी और अपने कार्यों से न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज का नाम रोशन कर रही थी। हरियाणा के एसडी कॉलेज में बीए फाइनल ईयर का छात्र कृष्ण देशवाल अपनी नेतृत्व क्षमता के लिए जाना जाता था। वह राष्ट्रीय सेवा योजना का अध्यक्ष था और समाज सेवा में सक्रिय रूप से भाग लेता था। जनवरी महीने में एसडी कॉलेज की ओर से एनएसएस कैंप का आयोजन आर्य डिग्री कॉलेज में किया गया। इसी कैंप के दौरान सिमरन दुबे की मुलाकात कृष्ण देशवाल से हुई। दोनों की सोच और विचार मेल खाने लगे, जिससे जल्द ही अच्छी जान पहचान और दोस्ती हो गई। सिमरन की ज्योति नामक एक करीबी सहेली भी थी, जो मोहल्ला बराना की रहने वाली थी और उसके साथ आर्य डिग्री कॉलेज में पढ़ती थी। दोनों की दोस्ती गहरी थी और वे हर खुशी और परेशानी एक दूसरे से साझा करती थीं। इस दौरान ज्योति और कृष्ण देशवाल के बीच भी मित्रता हो गई, जिससे तीनों के बीच बातचीत और मिलजोल बढ़ने लगा। यह दोस्ती आगे क्या मोड़ लेगी, यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल तीनों युवा एनएसएस के माध्यम से समाज सेवा के साथ साथ एक दूसरे के साथ यादगार पल बिता रहे थे। 5 सितंबर 2017 की शाम करीब 4 बजे सिमरन के मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर अनजान नंबर चमक रहा था। हल्की उत्सुकता के साथ उसने फोन रिसीव किया। हेलो सिमरन, मैं एसडी कॉलेज से कृष्ण देशवाल बोल रहा हूँ। तुम कैसी हो? दूसरी ओर से एक जानी पहचानी आवाज आई। सिमरन मुस्कुरा उठी, नमस्ते सर, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। यह बताओ इस वक्त क्या कर रही हो? घर पर हूँ सर। कोई काम हो तो बताइए, मैं आ जाती हूँ। सिमरन ने तत्परता से जवाब दिया। दरअसल मिलिट्री के कुछ अधिकारी शहर में आ रहे हैं और उनके लिए जीटी रोड स्थित गौशाला मंदिर परिसर में कैंप लगाना है। अगर तुम भी आ जाओ तो मेरा काम काफी आसान हो जाएगा। ज्योति भी आ रही है और कुछ कॉलेज के लड़के भी वहां होंगे। सिमरन ने बिना देर किए हामी भर दी। ठीक है सर, मैं अभी आती हूँ। ओके, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, कृष्ण ने कहा और फोन कट गया। सिमरन ने जल्दी से अपना बैग उठाया। उसे इस शाम के खास होने का एहसास हो चुका था। सिमरन कृष्ण देशवाल से बात करने के बाद जैसे ही अपने घर वालों से कॉलेज जाने की बात कहकर बाहर निकली, उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसे पता था कि आज कुछ खास होने वाला है। 1 घंटे बाद वह कृष्ण द्वारा बताए गौशाला मंदिर पहुंची, जहां पहले से ही ज्योति मौजूद थी। सिमरन का चेहरा तुरंत खिल उठा। दोनों सहेलियां एक दूसरे से मिलते ही गले लगीं और खुशी खुशी बातें करने लगीं। उसी समय कृष्ण सिमरन के लिए एक गिलास में ठंडा कोल्ड ड्रिंक लेकर आया। सिमरन ने पूछा, तुमने क्यों नहीं लिया? तो दोनों ने एक साथ कहा,
हमने अभी अभी पी लिया था। इसके बाद सिमरन ने आराम से कोल्ड ड्रिंक का आनंद लिया, मानो वह पल उसकी दुनिया का सबसे खूबसूरत पल हो। वह बहुत खुश थी। तीनों, कृष्ण देशवाल, सिमरन दुबे और ज्योति जिस कमरे में ठहरे थे, उसके बगल वाले कमरे में कंप्यूटर क्लास चल रही थी। यह क्लास पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉक्टर वाई.डी. त्यागी द्वारा चलाई जा रही एनजीओ के तहत चल रही थी और कंप्यूटर सिखाने का जिम्मा वंदना पर था। यह एक नए रास्ते की ओर बढ़ने का एक और कदम था और सिमरन के दिल में उत्साह था। जिस कमरे में कृष्ण, ज्योति और सिमरन ठहरे थे, वह अंदर से बंद था और यह वंदना के लिए एक आश्चर्य की बात थी। उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ और जब उसका धैर्य जवाब दे गया तो उसने दरवाज़ा खटखटाया। करीब 15 मिनट तक इंतजार करने के बाद दरवाज़ा खोला गया और उसमें से एक लड़का और लड़की बैग लिए बाहर निकले। दोनों चुपचाप दरवाज़ा बंद करने लगे तो वंदना ने एक साहसिक सवाल पूछा, आपकी साथ की लड़की कहाँ है? लेकिन वे बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चले गए। यह देखकर वंदना को शक हुआ और उसने तुरंत मंदिर के पुजारी वेद प्रकाश तिवारी को सूचना दिया। वेद प्रकाश को मामला संदिग्ध लगा तो उन्होंने अपने भतीजे अभिनव को सच जानने के लिए भेजा। अभिनव हॉल से होते हुए उस कमरे पर पहुंचा जिसे लड़का और लड़की बाहर से बंद कर गए थे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा, वहां की स्थिति देखकर वह चीखते हुए बाहर भाग आया। उसकी चीख सुनकर वंदना भी घबरा गई और तुरंत उसके पास पहुंची। जब वंदना ने पूछा तो अभिनव ने कांपते हुए बताया, कमरे में एक लड़की की लाश पड़ी है। इस सनसनीखेज खबर ने पूरे माहौल को कंफ्यूज और डरावना बना दिया। अब सवाल यह था कि वह लड़की कौन थी और उसकी मौत कैसे हुई। वंदना को अब पूरी घटना की गंभीरता का एहसास हो चुका था। अभिनव ने जब यह सूचना पुजारी वेद प्रकाश तिवारी को दी तो उन्होंने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम के 100 नंबर पर कॉल किया। जैसे ही सूचना थाना चांदनी बाग पुलिस को मिली, पुलिस बल के साथ थाना प्रभारी संदीप कुमार घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। लेकिन उनसे पहले पुलिस चौकी किशनपुरा के चौकी प्रभारी वीरेंद्र सिंह पहले ही वहां पहुंच चुके थे। संदीप कुमार और वीरेंद्र सिंह ने घटनास्थल और लाश का गहन निरीक्षण किया। मृतका के गले पर गला दबाने के स्पष्ट निशान थे जो यह साबित कर रहे थे कि हत्या गला दबाकर की गई थी। इसके अलावा मृतका के चेहरे पर तेजाब डाला गया था जिससे उसकी पहचान मिटाने का प्रयास किया गया था। कमरे में एक लेडीज पर्स मिला और जब पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसमें से आर्य डिग्री कॉलेज का एक आईडी कार्ड बरामद हुआ जिस पर ज्योति नाम लिखा था। इसके अलावा पर्स में उसके पिता का नाम, पता और फोन नंबर भी लिखा था। पिता का नाम रामपाल था और वह थाना नगर के मोहल्ला बराना में रहते थे। एसआई वीरेंद्र सिंह ने तुरंत रामपाल को फोन किया और घटनास्थल पर बुलाया। अब यह सवाल था कि इस दुखद घटना के पीछे कौन था और ज्योति की हत्या क्यों की गई। रामपाल जब गौशाला मंदिर पहुंचकर कमरे में पड़ी लाश को देखा तो वह टूटकर फफक कर रोने लगे। वह पहचान गए थे कि लाश उनकी बेटी ज्योति की थी। हत्यारों ने शिनाख्त को मुश्किल बनाने के लिए तेजाब डालकर ज्योति के चेहरे को बेरहमी से झुलसा दिया था। यह देखकर रामपाल का दिल टूट गया था। घटना की गंभीरता को समझते हुए एसपी राहुल शर्मा, सीआईए 3 प्रवीण कुमार और डीएसपी जगदीश दुहन भी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तो एक और हैरान करने वाली बात सामने आई। कमरे में पड़ा डबल बेड का गद्दा उठाकर फर्श पर बिछाया गया था और लाश को उसी पर लिटाकर चेहरे पर तेजाब डाला गया था। तेजाब ने मृतका का चेहरा तो झुलसाया ही था, गद्दा भी काफी दूर तक जल गया था। मृतका की चुनरी और चप्पलें वहीं पड़ी थीं और यह भी देखा गया कि मृतका ने बचाव के लिए हाथ पांव चलाए थे जिसके चलते उसके चश्मे का एक शीशा टूट गया था। पुलिस ने वंदना से भी पूछताछ की क्योंकि वह कंप्यूटर सिखाने वाली टीचर थीं। वंदना ने बताया कि वह शाम 4 बजे वहां पहुंची तो कम्युनिटी हॉल के दोनों दरवाजे अंदर से बंद थे। करीब 15 मिनट तक दरवाजा खटखटाने के बाद 19-20 साल की एक लड़की ने दरवाजा खोला। वंदना ने देखा कि उस लड़की के साथ एक लड़का भी था जो हॉल के कोने में बने कमरे का दरवाजा बंद कर रहा था। जब वंदना ने उस लड़के से उस लड़की के बारे में पूछा तो लड़के ने उसे धमकाते हुए लड़की के साथ वहां से चला गया। लड़की सलवार सूट पहने हुए थी
जबकि लड़का जीन्स और टी शर्ट में था। उनके पास बैग थे और उन्होंने एक एक पॉलिथिन भी ले रखी थी। लड़के के हाथ में कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी, जिससे वंदना को और अधिक शक हुआ। उसने अपनी शंका पुजारी से साझा की और फिर पुजारी ने अपने भतीजे को भेजा। जब वह कमरे में गया तो उसने लाश का पता लगाया और इस तरह से उस हत्या का राज उजागर हुआ। इस घटना के बाद शहर में सनसनी फैल गई। यह और भी हैरान करने वाली बात थी कि गौशाला मंदिर को अति सुरक्षित माना जाता था और वहां की सुरक्षा पर पूरा ध्यान दिया जाता था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि पुजारी को भी दोनों लड़कियों और लड़के के मंदिर में आने की कोई जानकारी नहीं थी। इसके अलावा मंदिर में सीसीटीवी कैमरे भी नहीं थे, जिससे यह हत्या और घटनाओं के बारे में कोई सुराग मिलता। कृष्ण और ज्योति अक्सर जीटी रोड स्थित गौशाला के मंदिर के पीछे कमरे में मिलते थे। दोनों ने अपने प्यार को परवान चढ़ाने के लिए सबसे बेहतर जगह चुनी और यहीं पर फिल्मी स्टाइल में हत्या की वारदात को अंजाम देने का फैसला लिया। कृष्ण और ज्योति ने पहले इसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखी। यह सवाल खड़ा हो रहा था कि मंदिर में इस तरह से अनजान लोग कैसे आए और क्या उनके आने से जुड़ी कोई और साजिश थी। पुलिस अधिकारियों को गौशाला प्रबंधक व पुजारी को जांच में शामिल करने के निर्देश दिए थे, लेकिन गौशाला व मंदिर में इस तरह लड़का व लड़की को मिलने के लिए कमरा देना चिंता का विषय था। गौशाला प्रबंधन इसमें सीधे पुजारी पर सवाल उठा रहे थे। गौशाला प्रबंधक कमेटी के प्रधान रामनिवास गुप्ता ने बताया कि हाल व कमरों को साफ सफाई के लिए खोला गया था और इसकी सारी जिम्मेदारी पुजारी की होती है। पुलिस ने इस मामले में दोनों को शामिल किया। पुलिस ने कमरे से मिले सभी सामानों को जब्त करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। इस प्रक्रिया के बाद रामपाल के द्वारा हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद ज्योति की लाश पुलिस ने उसके पिता रामपाल को सौंप दी, जिन्होंने उसे अपने पारंपरिक तरीके से अंतिम संस्कार कर दिया। ज्योति की हत्या की घटना के बारे में राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रेखा शर्मा को भी सूचना मिली और उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया। वह पुलिस अधिकारियों से मिली और ज्योति के परिवार से भी बात किया। रेखा शर्मा ने परिवार को आश्वासन दिया कि पुलिस 48 घंटे के भीतर हत्यारे को गिरफ्तार कर लेगी। इस मामले में तेजाब का उपयोग किया गया था, जो खास तौर पर जांच का एक महत्वपूर्ण पहलू था। क्योंकि अदालत ने तेजाब की बिक्री पर रोक लगा दी थी, तो यह सवाल उठ रहा था कि हत्यारे को तेजाब कैसे मिला। यह भी एक गंभीर जांच का विषय था, जिसको पुलिस अभी तक नहीं सुलझा पाई थी। इस जघन्य हत्या ने न सिर्फ शहर में सनसनी मचा दी, बल्कि कई महत्वपूर्ण सवाल भी खड़े कर दिए थे, जिनका जवाब पाने के लिए पुलिस और प्रशासन को कड़ी मेहनत करनी थी। अगले दिन पुलिस ने ज्योति के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकाली और पाया कि उसकी आखिरी कॉल अटावला गांव के रहने वाले राजेंद्र देशवाल के बेटे कृष्ण से आई थी। कॉल डिटेल्स देखकर पुलिस को जोर का झटका लगा, क्योंकि दोनों के बीच 14 से 15 हजार सेकेंड की लंबी बात हुई थी। पुलिस तुरंत ज्योति के घर पहुंची और रामपाल से कृष्ण के बारे में पूछताछ किया। रामपाल ने बताया कि कृष्ण ज्योति के कॉलेज में आता जाता था और दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते पहचानते थे। उनकी अच्छी दोस्ती थी। यह बात पुलिस के लिए चौंकाने वाली थी, क्योंकि कृष्ण, जो ज्योति का अच्छा दोस्त था और उसके घर भी आता था, उसकी हत्या की खबर सुनकर भी उसके घर नहीं आया था। यह सवाल उठने लगा कि कहीं कृष्ण ने ही ज्योति की हत्या तो नहीं की और अब फरार हो गया है। पुलिस को अब कृष्ण पर शक होने लगा था और उन्हें उसकी तलाश तेज करनी पड़ी। यह कड़ी पुलिस के लिए एक नया मोड़ साबित हो रही थी और उन्होंने कृष्ण के ठिकानों पर छापे मारे, लेकिन वह वहां से गायब था। पुलिस अब इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने में जुटी हुई थी। पुलिस को कृष्ण देशवाल पर शक होने के बाद उन्होंने उसकी तलाश शुरू की और उसके घर पहुंचकर पूछताछ किया। घर वालों से पता चला कि कृष्ण 5 सितंबर से घर से 1,35,000 रुपए लेकर गायब था। यह जानकारी पुलिस के शक को यकीन में बदलने वाली साबित हुई और अब उन्हें यकीन हो गया कि ज्योति की हत्या में कृष्ण का ही हाथ था। पुलिस को यह भी पता चला कि कृष्ण के घर वाले भैंसों के खरीदने और बेचने का व्यवसाय करते थे और जो पैसे कृष्ण लेकर भागा था, वह उन्हीं के थे।
अब पुलिस को साफ था कि कृष्ण ने ज्योति की हत्या करने के बाद पैसे लेकर भागने का रास्ता अपनाया था। इसी बीच पुलिस ने यह भी पता लगाया कि उस दिन कृष्ण के साथ जो लड़की थी वह सिमरन दुबे थी। पुलिस ने दोनों के फोटो लेकर गौशाला मंदिर पहुंची और वंदना से उनका सामना कराया। जैसे ही वंदना ने फोटो देखे, उसने पहचान लिया कि वही दोनों कमरे से बाहर निकले थे। अब यह साफ हो गया कि ज्योति की हत्या कृष्ण और सिमरन ने मिलकर की थी। पुलिस ने उनके फोटो अखबारों में छपवाए और उनकी तलाश में हर संभव कदम उठाए। इसके साथ ही पुलिस ने इन दोनों के बारे में जानकारी देने वाले को इनाम देने की घोषणा भी किया। अब पुलिस की पूरी ताकत इस हत्या के आरोपी कृष्ण और सिमरन को पकड़ने में लग गई थी। पुलिस कृष्ण और सिमरन दुबे की तलाश में जी जान से जुटी हुई थी, लेकिन उसी बीच सिमरन के पिता अतुल दुबे थाना नगर पहुंचे और उन्होंने कृष्ण देशवाल के खिलाफ सिमरन के अपहरण की तहरीर दे दिया। उन्होंने यह दावा किया कि उनकी बेटी के चरित्र पर जो आरोप लगाए गए हैं वह पूरी तरह से गलत हैं। अतुल दुबे का कहना था कि सिमरन ऐसी घिनौनी हरकत कतई नहीं कर सकती और उस दिन कमरे में जो लाश मिली थी वह ज्योति की नहीं बल्कि उनकी बेटी सिमरन की थी। यह आरोप सुनकर पुलिस को हैरानी हुई, क्योंकि अतुल की बात को किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया। पुलिस का कहना था कि मृतका के कान में बाली और हाथ में बंधा धागा सिमरन का नहीं था और यह तथ्य खुद सिमरन के खिलाफ था। इसके अलावा वंदना ने भी यह बताया था कि वह दोनों को एक साथ कमरे से बाहर जाते हुए देख चुकी थी और इसलिए अतुल की बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। पुलिस अब कृष्ण और सिमरन की लोकेशन को ट्रैक करने में जुटी थी, लेकिन दोनों के फोन बंद होने के कारण उनका पता नहीं लग पा रहा था। फिर अचानक जब उनका फोन चालू हुआ तो पुलिस को उनकी लोकेशन शिमला में मिली। तुरंत CIA-3 के प्रमुख प्रवीण कुमार अपनी टीम के साथ शिमला रवाना हो गए। स्थानीय पुलिस की मदद से उन्होंने शिमला के होटलों की तलाशी शुरू कर दिया। सैकड़ों होटल की तलाशी लेने के बाद पुलिस को आखिरकार उस होटल का पता चला जहां कृष्ण और सिमरन ठहरे थे। अब पुलिस को इन दोनों को गिरफ्तार करने का एक अहम मौका मिल चुका था। पुलिस ने शिमला में होटल के रजिस्टर की जांच की तो पाया कि कृष्ण और सिमरन के नाम पर कोई नहीं ठहरा था, लेकिन रजिस्टर में श्याम और राधा नाम के दो ग्राहकों का उल्लेख था जिनका पता पानीपत का था। इस जानकारी ने पुलिस का शक बढ़ा दिया, क्योंकि नाम तो बदल दिए गए थे लेकिन पता वही था। इससे पुलिस को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अब पुलिस ने कमरे की ओर रुख किया और जैसे ही वे वहां पहुंचे उन्होंने देखा कि कृष्ण नीचे फर्श पर बैठा हुआ था जबकि ज्योति बेड पर लेटी हुई थी। यह देखकर पुलिस को जोर का झटका लगा। दरअसल जिसे लोग मरा समझ रहे थे वह ज्योति नहीं बल्कि सिमरन दुबे थी और सिमरन की हत्या के बाद उसकी पहचान छुपाने के लिए तेजाब का इस्तेमाल किया गया था। अब यह स्पष्ट हो गया कि जो लाश मंदिर के कमरे में पाई गई थी वह सिमरन की थी, ना कि ज्योति की। पुलिस ने कृष्ण और सिमरन को गिरफ्तार कर पानीपत ले आई। जब दोनों को SP राहुल शर्मा के सामने पेश किया गया तो वह भी इस घिनौने मामले की सच्चाई जानकर हैरान रह गए। राहुल शर्मा ने जब ज्योति को उसके पिता रामपाल के सामने खड़ा किया तो बेटी को जिंदा देखकर रामपाल हैरान रह गए और सिर थाम कर बैठ गए। यह पल उनके लिए एक अविस्मरणीय क्षण था, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को मरा समझा था लेकिन अब वह उनके सामने खड़ी थी। पुलिस ने कृष्ण और ज्योति से कड़ी पूछताछ की तो दोनों ने सिमरन की हत्या का अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने 8 दिसंबर को कृष्ण और ज्योति को अदालत में पेश किया और विस्तार पूर्वक पूछताछ करने तथा सबूत जुटाने के लिए उन्हें 4 दिनों के पुलिस रिमांड पर लिया। रिमांड के दौरान की गई पूछताछ में जो कहानी सामने आई वह बेहद चौंकाने वाली थी और वह इस प्रकार थी। 20 साल की सिमरन दुबे हरियाणा के जिला पानीपत के थाना नगर के मोहल्ला आजाद नगर के रहने वाले आलोक दुबे की बेटी थी। वह 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और आर्य डिग्री कॉलेज में BA के दूसरे साल की छात्रा थी। सिमरन की सबसे अच्छी दोस्त ज्योति थी जो थाना नगर के बराना की रहने वाली थी। दोनों पक्की सहेलियां और NSS की सक्रिय सदस्य थीं। जनवरी महीने की बात थी जब SD डिग्री कॉलेज का NSS कैंप आर्य डिग्री कॉलेज में आयोजित किया गया था। इस कैंप का अध्यक्ष कृष्ण देशवाल था
जो एसडी कॉलेज में बीए फाइनल ईयर का छात्र था। वह अटावला गांव का रहने वाला था और उसके पिता राजेंद्र देशवाल भैंसों का व्यापार करते थे। कृष्ण दो छोटी बहनों का एकलौता भाई था, लेकिन वह घर की जिम्मेदारियों से हमेशा दूर रहता था। पुलिस के अनुसार जब वह स्कूल में पढ़ता था, तब उसने खुद का अपहरण कराने का ड्रामा रचा था। वह दिन भर इधर उधर घूमता रहता था। आर्य कॉलेज में आयोजित कैंप के दौरान ही उसकी मुलाकात सिमरन और ज्योति से हुई थी। कृष्ण का मासूम चेहरा सिमरन और ज्योति को आकर्षित करता था और पहली ही नजर में ज्योति उस पर दिल दे बैठी थी। यह मुलाकात एक नई कहानी की शुरुआत थी, लेकिन इस कहानी के अंत में बहुत दर्द और झूठ की परतें खुलने वाली थीं। कृष्ण ने ज्योति की आंखों में उसे पूरी तरह से समझ लिया था। ज्योति का छरहरा बदन और तीखी नयन नक्श कृष्ण को भा गए थे और दोनों के बीच जल्दी ही एक गहरा प्रेम पनपने लगा। यह मुलाकातें अब सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं थीं, बल्कि प्यार में बदल गईं। दोनों एक दूसरे से दीवानगी की हद तक प्यार करने लगे थे और अब यह स्थिति बन गई थी कि वे एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। इस प्यार को और आगे बढ़ाने का उनका रास्ता था शादी, लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या थी। ज्योति और कृष्ण की जातियां अलग थीं और ज्योति को अच्छी तरह से पता था कि उसके परिवार वाले कभी भी कृष्ण से उसकी शादी को मंजूर नहीं करेंगे। फिर भी जब प्यार इतना गहरा हो तो कभी कभी दिल दिमाग की बातें मानने को तैयार नहीं होता है। कृष्ण भी यही महसूस करता था कि वह ज्योति के बिना नहीं रह सकता है। इसलिए उसने ज्योति से भाग जाने का प्रस्ताव दिया ताकि वे हमेशा एक दूसरे के पास रह सकें। लेकिन ज्योति ने उसे मना कर दिया। उसके दिल में कृष्ण के लिए प्यार तो था, लेकिन वह जानती थी कि इससे उसके परिवार की बदनामी होगी। अपने परिवार के सम्मान को वह इस रिश्ते से ज्यादा अहम मानती थी और यही कारण था कि उसने कृष्ण के साथ भागने से मना कर दिया। यह एक बहुत ही कठिन परिस्थिति थी, जिसमें प्यार और परिवार की भावनाएं एक दूसरे से टकरा रही थीं। कृष्ण और ज्योति का प्यार अब इतने खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था कि उन्होंने एक जघन्य योजना बनाई। वे सोचने लगे कि क्यों ना वे दो लोगों की हत्या करके उनके चेहरों को तेजाब से इस हद तक झुलसा दें कि उनकी पहचान ना हो सके। फिर वे उन मृतकों को अपने कपड़े पहनाकर उनके आईडी कार्ड और फोन जैसी चीजें छोड़ देंगे ताकि यह लगे कि वे दोनों लोग मारे गए हैं और इस केस में किसी और का अपराध साबित हो जाए। ज्योति की सहेली सिमरन दुबे उसकी कद काठी की थी, जो इस योजना के लिए एकदम उपयुक्त थी। सिमरन को बुलाना कृष्ण और ज्योति के लिए आसान था, क्योंकि वह हमेशा जहां बुलाते वहां आ जाती थी। इस पर विचार करते हुए उनकी योजना पूरी तरह से तय हो गई थी, सिमरन की हत्या करके उसकी लाश को पहचानने योग्य न छोड़ना। अब अगले कदम में कृष्ण को एक ऐसे लड़के की तलाश थी जो उसकी कद काठी का हो, उसका हुलिया उससे मिलता हो। यह काम भी कृष्ण के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। 5 सितंबर को एनएसएस के कैंप के बहाने कृष्ण ने सिमरन और रमेश को गौशाला मंदिर के कमरे पर बुलाया। कृष्ण दाढ़ी नहीं रखे था, जबकि रमेश रखे था। कृष्ण ने रमेश से दाढ़ी कटवाने को कहा, लेकिन रमेश को गोहाना मोड़ पर कोई सैलून नहीं मिला। उसने कृष्ण को फोन कर बताया और कृष्ण ने उसे वापस जाने को कह दिया। इस वजह से रमेश उस योजना का हिस्सा नहीं बन पाया, लेकिन सिमरन तो पहले से ही उनके जाल में फंस चुकी थी। यह योजना अब क्रूरता की ओर बढ़ चुकी थी और सिमरन की जिंदगी अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाली थी। कृष्ण और ज्योति ने सिमरन की हत्या की योजना बड़ी चालाकी से बनाई और उसे अंजाम भी दिया। जब सिमरन गौशाला मंदिर पहुंची तो उसे देखकर ज्योति बहुत खुश हुई और दोनों एक दूसरे से गले मिलकर खुशी जाहिर किया। लेकिन सिमरन के लिए यह खुशी बेहद खतरनाक साबित होने वाली थी। कृष्ण ने पहले से ही नींद की गोलियां, तेजाब और कोल्ड ड्रिंक का इंतजाम कर रखा था। कोल्ड ड्रिंक में नींद की गोलियां मिलाकर कृष्ण ने सिमरन को पीने को दिया। हालांकि कृष्ण और ज्योति ने पहले ही कोल्ड ड्रिंक पी ली थी ताकि सिमरन को यह शक ना हो सके। कुछ ही देर बाद सिमरन की आंखें मिचमिचाने लगीं और वह बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ी। इस मौके का फायदा उठाते हुए कृष्ण ने सिमरन का गला घोंट दिया, जबकि ज्योति ने उसके पैरों को पकड़ा। सिमरन की हत्या करने के बाद उन्होंने उसे अपना आईडी कार्ड और मोबाइल फोन देकर उसकी पहचान बदलने की कोशिश किया।
ज्योति ने सिमरन को कपड़े पहनाए और फिर उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया ताकि उसकी पहचान पूरी तरह मिटाई जा सके और लोगों को लगे कि वह सिमरन नहीं बल्कि ज्योति है। इस तरह कृष्ण और ज्योति ने अपनी क्रूर योजना को सफलतापूर्वक अंजाम दिया और सिमरन की हत्या को छिपाने के लिए उसका चेहरा बुरी तरह झुलसा दिया। सिमरन की हत्या के बाद ज्योति और कृष्ण ने बिना किसी डर के कमरे से बाहर कदम रखा और ऑटो से पानीपत रेलवे स्टेशन तक पहुंचे। उस समय वहां कोई ट्रेन नहीं थी। वहां पहुंचने पर ट्रेन का इंतजार न करके वे बस स्टैंड की ओर बढ़े। जब उन्हें चंडीगढ़ जाने वाली बस मिल गई तो उन्होंने अगली सुबह जीरकपुर तक पहुंचने का फैसला किया। अखबार में ज्योति की हत्या की खबर पढ़कर दोनों के चेहरों पर राहत की लकीरें खिंच गईं, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि अब सिमरन पर ही इस हत्या का शक जाएगा। आगे बढ़ते हुए उन्होंने जीरकपुर के एक बड़े मॉल में आराम से शॉपिंग की और फिर शिमला की ओर रुख किया। शिमला पहुंचकर बस स्टैंड के नजदीक एक आलीशान होटल रॉयल में कमरा लिया और वहां ठहर गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। पुलिस की तेजी से बढ़ती खोज का ज्योति और कृष्ण को अंदाजा भी नहीं था। शिमला में पुलिस ने महज 2 घंटे के भीतर सैकड़ों होटलों की तलाशी ली थी और जैसे ही पुलिस रॉयल होटल में पहुंची, होटल का सारा स्टाफ घबराकर भाग खड़ा हुआ। कमरे का नंबर भी पुलिस के पास नहीं था। फिर भी कुछ समय बाद कमरे का दरवाजा तोड़ा गया और अंदर कृष्ण और ज्योति को गिरफ्तार किया गया। ज्योति के जिंदा बरामद होने के बाद सिमरन के घर वाले गहरे शोक में डूब गए थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। वहीं आलोक दुबे, जो घटना के दिन से ही लगातार दावा कर रहे थे कि मरने वाली ज्योति नहीं बल्कि उनकी बेटी सिमरन है, को कोई भी गंभीरता से नहीं ले रहा था। ज्योति के जिंदा मिलने के बाद पुलिस ने आलोक दुबे और उनकी पत्नी उषा को मधुबन ले जाकर डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल लिए। अब सिर्फ रिपोर्ट का इंतजार था, जिससे यह तय होगा कि गौशाला मंदिर के कमरे में मिली लाश सिमरन की थी या नहीं थी। सिमरन हत्याकांड के आरोपियों को पकड़ने के बाद पुलिस भले ही अपनी सफलता का जश्न मना रही हो, लेकिन इस मामले में पुलिस की लापरवाही भी साफ नजर आ रही थी। शिमला के होटल में कृष्ण और ज्योति ने जो आधार कार्ड दिए थे वे फर्जी थे, क्योंकि वे श्याम और राधा के नाम से थे। हत्यारोपी कृष्ण व ज्योति बड़े ही शातिर थे। उन्होंने सिमरन की डुप्लीकेट आईडी प्रूफ तैयार कर रखे थे, जिनमें चेहरा काफी धुंधला नजर आता था। इसी तरीके से कृष्ण ने अपना खुद व ज्योति के बाद भी डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट तैयार कर रखे थे। इस पर पुलिस ने जब कृष्ण से पूछताछ की तो उसने बताया कि ये आधार कार्ड उसके दोस्त देव कपूर ने जयपुर से बनवाए थे। पुलिस ने देव कपूर को भी गिरफ्तार कर लिया और अब वह आधार कार्ड बनाने वाले व्यक्ति की तलाश में थी। इसके अलावा पुलिस सिमरन का मोबाइल फोन भी ढूंढ रही थी, जिसे कृष्ण और ज्योति अलग अलग जगहों पर फेंकने का दावा कर रहे थे। यह भी पता लगाया जा रहा था कि तेजाब और नींद की गोलियां कहां से खरीदी गई थीं। उनके मुताबिक तेजाब गुड़मंडी से लिया गया था और नींद की गोलियां अपने रिश्तेदार के मेडिकल स्टोर से मंगवाई थीं। जब रिमांड खत्म हुई तो पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। प्रेम के नाम पर ज्योति और कृष्ण ने जो भी कदम उठाया उसके परिणाम बहुत ही गंभीर रहे। उनके द्वारा किए गए अपराध का कानून की नज़रों से बचना मुश्किल था, और अगर वे बच भी गए तो शायद समाज उन्हें कभी भी शांति से जीने नहीं देगा। उनका भविष्य अब अंधेरे रास्ते पर है, जहां उनके किए गए कृत्यों का सामना उन्हें अंत तक करना होगा। यह छात्रा की किस्मत माने या फिर प्रेमी युगल की बदकिस्मती, वे दोनों दो हत्याएं कर खुद को लोगों की नज़रों में मरा साबित कर अपने प्यार की पींगे बढ़ाना चाहते थे। वे कुछ हद तक अपने प्लान में कामयाब भी हो गए, लेकिन बाद में वे अपनी ही चाल में फंसते चले गए। आज की कहानी बस यही तक। अब बारी कमेंट पढ़ने की है। ममता सिंह मैम ने कमेंट किया है, कई बाप अपनी बेटी को लव मैरिज करने के चलते गोली मार देते हैं और कई बाप लव मैरिज में साथ दे दे तो लड़का ही हत्या कर देता है। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सिमरन कौर मैम ने कमेंट किया है, आज तो टाइम पर आ गए, वेरी नाइस। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मीरा राय मैम ने कमेंट किया है, ऐसा दोस्त हो तो दुश्मन की क्या जरूरत, बेचारे दोनों जिंदगी शुरू होने से पहले खत्म हो गई।
वेरी सैड स्टोरी। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। श्रेया वसानी जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून श्रेया जी। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। माला कुमारी राय जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रीता छेत्री जी ने कमेंट किया है, नेहा ने अपने अंधे प्यार के लिए खुद की जान गंवा दिया। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। नीरा मेघ जी ने कमेंट किया है, विवेक कुमार भाई कैसे हैं आप? मैं बांग्लादेश से हमेशा आपका कार्यक्रम सुनता था। मैंने इसे बहुत दिनों से नहीं सुना है। मैं अपने बच्चे के इलाज के लिए 3 महीने से बेंगलोर में हूँ। मेरे 1 साल के बच्चे को ओपन हार्ट सर्जरी के बाद हेपेटोब्लास्टोमा का पता चला है। मैं बहुत चिंतित हूँ। बहुत दिनों बाद आपका वीडियो सुनकर अच्छा लगा। सर आपके बच्चे के बारे में सुनकर के मुझे बहुत दुख हुआ। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपके बच्चे की तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। डेविड लालमिंग माविया सर ने कमेंट किया है, आई डोंट नो हु टू ब्लेम हियर। आसिफ वॉज डूइंग वॉट ही यूज्ड टू डू बट नेहा, विदाउट थिंकिंग एंड नोइंग शी जस्ट वॉन्ट टू स्टार्ट अ फैमिली, शी थ्रेटन्स टू गेट मैरिड। This is what happens when you are in a hurry to get married without knowing who you love. सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। विवेक जी ने कमेंट किया है, लव जिहाद के चक्कर में और कितने हमारे हिंदू लड़कियों की बलि चढ़ेगी, तब जाके ये नेहा जैसे लड़कियों को समझ आएगी। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। दीवी नाम के आईडी से कमेंट आया है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है सर, मज़ा आ जाता है देखकर। एक एक लाइन समझ आती है। कीप इट अप। और भी आगे बढ़िए आप। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। कल्पना लिंबू जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सरिता राय जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रेखा सोकाल जी ने कमेंट किया है, विनेश जैसे दोस्त दोस्ती के नाम पर कलंक है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। संजना मुखर्जी मैम ने कमेंट किया है, किस पर ट्रस्ट करे ना औरत ना मर्द, दुनिया में कुछ बचा ही नहीं। क्यों लोग अपने परवरिश भूल जाते हैं, क्या हमारे पेरेंट्स हमें ये सिखाते हैं? लावनी वॉज वेरी मैनिपुलेटिव एंड सेल्फ सेंटर्ड, शी ओनली थॉट ऑफ हर सेल्फ। चंद्रा भूषण ऑल्सो वॉन्टेड टू सेटिस्फाई हिज फिजिकल नीड्स सो ही गॉट हर शॉप ओपनड। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सुषमा शाह जी ने कमेंट किया है, अनजाने व्यक्ति के साथ रिश्ता जोड़ने का प्रायः ऐसा ही दुखद परिणाम देखने को मिलता है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रूही खान जी ने कमेंट किया है, वन शुड नेवर गो फॉर लव मैरिज, ऑलवेज फोकस ऑन करियर। करियर एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ओनली हेल्प्स इन टुडेज वर्ल्ड। मैरिज शुड बी लास्ट इन प्रायोरिटी लिस्ट फॉर women. In fact, it should not be in list at all. मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। बिमला राय जी ने कमेंट किया है, सैड न्यूज़। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। जमुना अटलुरी जी ने कमेंट किया है, लाभनी चंद्रभूषण के साथ विश्वासघात की ऐसी औरत को भगवान भी माफ नहीं करेंगे। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। शब्बीर काबू जी ने कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। तह भाई जी ने पाकिस्तान से कमेंट किया है, माय फर्स्ट कमेंट गुड स्टोरी। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रविंदर सिंह जी ने पंजाब से कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। श्वेता कपूर आहूजा जी ने कमेंट किया है, कंप्यूटर क्लासेज में जाते फिर फर्नीचर का काम समझ नहीं आया, ये मैम वो लड़की के चक्कर में कंप्यूटर क्लास जाता था। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। श्याम बहादुर गुप्ता जी ने कमेंट किया है, लड़की ने तो कोई गुनाह किया ही नहीं था, तो उसके ऊपर एसिड क्यों डाला, सजा देना था तो लड़के को देती, ऐसा गुनाह करके अपनी और अपनी बहन की भी जिंदगी बर्बाद कर लिया। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सनी भंडारी जी ने कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद।
मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर हैं, हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, जैसे राहुल जयकर जी, मनोज प्रभाकर जी, आलोक सर, लक्ष्मी रावत जी, करिश्मा मौर्य जी, समीर जी, प्रशांत जी, गैरी शाह जी, आर सक्सेना जी, असदुल्लाह लघारी जी, अनुज कुमार जी, विमलेश शर्मा जी और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।